हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हो सब लोग? तो भाई उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अर्जुना जेई 2024 बैच में। हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार। सब एकदम बढ़िया हो, सब बहुत बढ़िया हो। तो बेटा अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट से थम्स अप करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, सब बहुत बढ़िया है। इधर इधर वाली साइड सब बढ़िया है। आप लोग बताओ तुम्हारी साइड क्या हाल है? मस्त, एकदम मस्त। हाँ जी बेटा, नमस्कार नमस्कार। सब सही है? क्या बात, क्या बात। ओके, आज तो ठीक लग रही है तुम्हें लाइट? हाँ भाई लोगों, आज तो ठीक लग रहा होगा। कल बोल रहे थे वो क्या क्या येलोइश कुछ आ रहा है ना? अच्छा बताओ, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा रिवाइज करके आए हो उसको? रिवाइज किया है क्या? लास्ट वाली क्लास में काफी मतलब बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं पढ़ी थी, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत आराम आराम से ही पढ़ रहे हैं ना यार। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में। और हम लोगों ने यही किया था कि भाई कैसे आप पीरियड निकालोगे, कैसे ब्लॉक निकालोगे, कैसे ग्रुप निकालोगे। बहुत आसान आसान सी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी थी। नहीं, ये नहीं वाले। अबे तो लास्ट क्लास में नहीं रिवाइज करके आए हो तो इस वाली क्लास में काहे आए हो भाई? हाँ, शक्ल देख रहे आए हो मेरी? दादा यार, रिवाइज नहीं करोगे ना फिर नहीं समझ में आना है कुछ, है ना। ये वो पैराशूट वाली एंट्री नहीं चलेगी कि एक चैप्टर है उसमें 10 लेक्चर है और चौथे लेक्चर में एकदम से तुम उतर गए क्लास के बीच में, ये लो मैं आ गया। नहीं समझ में आएगा भैया, ये साइंस है, ये हिस्ट्री नहीं है ना। कि बोले ठीक है इसका, बोले अकबर का बाप कौन था, ठीक है जी हमने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अकबर के बेटे कौन थे ये सीख लेंगे, है ना। तो ये इधर नहीं चलता है भाई, ये साइंस है। एक क्लास में नहीं समझ में नहीं आए तो दूसरी क्लास एकदम लिंक कट जाएगा, फिर नहीं समझ में आना है। हाँ तो क्लास में यार रेगुलर हो। देखो सबसे पहले यही तो बताया था मैंने तुम्हें, जो अपना फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें सीखा क्या था तुमने, फिर इतना ज्ञान दिया था तुम्हें। यही तो था कि भैया क्या कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो क्लास है उसको मिस नहीं करनी पहली चीज, और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का रिवाइज करके आना है। ये काम तुम नहीं कर रहे हो, बहुत ही गलत है, बहुत गलत है भाई, बहुत नाइंसाफी है ना। यस यस यस। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लव यू बेटा, लव यू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करो फिर स्टार्ट करें, स्टार्ट करें सेशन को। वीडियो कॉल चाहिए तुम्हें? है वीडियो कॉल चाहिए? अब पढ़ने आए हो, लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे हम लोग आज, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना। आ जाओ फिर, आ जाओ। चलो ठीक है, बातें बातें हो गई बहुत सारी, बातें होगी बहुत सारी। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगला 1.5 घंटा पौने 2 घंटा जितना भी है, एकदम बढ़िया टिका के बैठो एक जगह, है ना। इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और साथ में पानी वानी जो भी लेके बैठना है बैठो, है ना। अगले पौने 2 घंटे एकदम बढ़िया शिद्दत से पढ़ाई करो, है ना। शिद्दत का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। पढ़ाई करो, शिद्दत से पढ़ाई भी हो सकती है ना, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, आओ देखिए, आओ बेटा। आज वाले सेशन में देखो हम लोग वही वो प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट, इसी को खत्म करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे, सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में, है ना। 3 तरह का क्लासिफिकेशन देखेंगे। और आज का एक और नया टॉपिक, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जिसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये आज के नए टॉपिक्स हैं जो इस वाले सेशन में हम लोग करने वाले हैं। ऑलराइट, तो किया जाए फिर स्टार्ट, शुरुआत कर दी जाए, है ना। आ जाइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो होमवर्क दिया था वो वाला होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ये देखो जी, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट क्लास में ये होमवर्क दिया गया था और ये आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप घर से ये सारे क्वेश्चन खुद से करके लाओगे। तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन का पोल दे रहा हूं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का पोल दे रहा हूं बिना किसी टाइम वेस्ट को वेस्ट किए, है ना। कहता है एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 120 है, जिसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया, चलो ठीक है नहीं किया गया तो कोई बात नहीं, उसका
वो कहां पर प्रेजेंट होगा? वो इनर ट्रांजिशन मेटल होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, अल्कली मेटल होगा, या फिर ट्रांजिशन मेटल होगा? है ना, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था भाई। ये लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और भैया पोल खत्म होने वाला है। यस यस यस, लो जी, हो गया पोल खत्म। पोल 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 खत्म। रिजल्ट देख लेते हैं कितने भाई लोगों ने सही किया है। 50% से कम जनता है जिसने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। बाकी क्या लग रहा है तुम्हें, इनर ट्रांजिशन मेटल क्यों बे? है भाई, इनर ट्रांजिशन क्यों बे? अबे यार, इनर ट्रांजिशन तो कहां से कहां तक होता था? 58 से लेके 71 तक और 90 से लेके 103 तक मेरे भाई, यही तो होता था। ये कैसे इनर ट्रांजिशन हो गया भाई? हैं, क्या खाए हो सुबह? सुबह सुबह क्या खाया था? कुछ गलत चीज खा ली थी? हाँ देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वही वाला एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए आप लोग कर सकते हो, है ना। एक और तरीका बताऊं क्या? एक और तरीका बताऊं? एक और तरीका लिखते हैं, देखो एक शॉर्टकट सा लिखते हैं, है ना, जिससे वो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। देखो नोबल गैसेस जो होती है ना, हीना, नेहा और करीना जीते रहें, ये नोबल गैसेस होती है ना। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, एटॉमिक नंबर देखोगे तो फटाफट से बताओ बेटा, जिंक हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। नियोन का कितना होता है? 10। आर्गन का कितना होता है? 18। देखो ये चीज तो हम लोगों ने बात करी थी ना कि अगर आप सेकंड से थर्ड पीरियड में जाओगे तो 8 का डिफरेंस आएगा, थर्ड से फोर्थ में जाओगे तब भी 8 का डिफरेंस आएगा। अब कितने का डिफरेंस आना चाहिए सर? अब 18 का डिफरेंस आना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर होगा 36। अब कितने का डिफरेंस आना चाहिए सर? अब भी 18 का डिफरेंस आना चाहिए सर, ये हो जाएगा 54। हाँ ना, बोलो यस यस यस। अच्छा ओ अरे सॉरी, जेडन लिख दिया क्या? एक्सन, एक्सन क्या होता है भाई? जीते रहे, एक्स ही आएगा। हाँ 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 हाँ, तुम गलतियां ध्यान रखो बस। हाँ, मास्टर की गलती निकालो तुम। हाँ जी, फिर उसके बाद सर अब कितने का डिफरेंस आएगा सर? 32 का डिफरेंस आएगा सर। और 32 का डिफरेंस आएगा तो इसमें 32 जोड़ दियो, कितना होगा? 86 हो जाएगा मेरे हिसाब से। अरे हाँ ना बोलना भाई। सर इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा, इस रेडॉन के जो नीचे एलिमेंट आएगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा सर? उसमें भी 32 का डिफरेंस आएगा सर। इसमें 32 जोड़ दो सर, ये आएगा 118। यस, UUO होता है 118 वाले का अन ऑक्टियम, यही होता है ना। और ये पीरियोडिक टेबल में अभी तक जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें लास्ट एलिमेंट होता है 118 वाला। नोबल गैस होता है, नोबल गैस होता है, ये होता है ग्रुप नंबर 18। अब आप सोच के देखो 119 वाला किस में आएगा? 119 वाला नीचे आएगा ग्रुप नंबर 1 में 119, और ग्रुप नंबर 2 में आएगा 120। आएगा कि नहीं आएगा? अरे भैया, नोबल गैस के बाद जब आप एक्सट्रीम लेफ्ट में आते हो तो ग्रुप नंबर 1 आता है, फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 2 आता है। 118 एटॉमिक नंबर वाला वो अगर आपका नोबल गैस है तो 119 वाला होगा एस ब्लॉक में ग्रुप 1, 120 वाला होगा एस ब्लॉक ग्रुप 2। और भाई लोगों, ये जो ग्रुप 2 एलिमेंट होता है, दुनिया इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानती है। हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई? क्या बोलना पड़ेगा भाई? आपको यस नो में जवाब देना पड़ेगा, थम्स अप करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया? क्या यस? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के सॉल्व करने वाला मेथड लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। यस, बढ़िया। चलो फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिया गया था। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क था। क्या कहता था? ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15। इसका भी पोल डायरेक्ट आ जाएगा, बिना कोई टाइम वेस्ट किए पोल दूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अबे थम्स डाउन वाले कौन है भाई? हैं? क्यों, क्या दिक्कत है भैया थम्स डाउन वालों? क्या परेशानी है? हैं जी? पोल 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 आधा टाइम जा चुका है, स्क्रीन पे पोल है आप लोगों की, खटाक से दबा दो, रिप्लाई कर दो। हाँ 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 हाँ। तो पोल का हो लिया टाइम खत्म। चलो 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 चलो, फिर रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट देख लेते हैं कितने लोग हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं। वाह, दिल खुश कर दिया तुमने, 75%। वाह वाह वाह। लीडर बोर्ड देखते हैं। मिशित, सोहम, ईशान,
अंश पांडे और नैनांश वशिष्ठ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं आप सारे लोग, है ना, बहुत ही बढ़िया आपने किया है सब कुछ। तो देखो एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर 15 खटाक से लिख दो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर? ये हो जाएगा नियॉन 3s2 3p5। अरे हाँ ना बोल, नहीं सर, ये है 10 और 2 12, 12 और 3 15। सर ये होगा, ये होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो सर। इसका मतलब ये हुआ आ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 3 है। अगर सर मुझे पीरियड निकालना होता तो थर्ड पीरियड होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है सर, इसका ब्लॉक जो होगा वो पी हो जाएगा। बोलिए, और पी ब्लॉक में हम लोग ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करते हैं? ग्रुप नंबर डिसाइड होता है सर 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो मुन्ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे भैया वैलेंस शेल है n इज इक्वल टू 3, तो 3 में s में 2 p में 3, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5 है। यहां पर लास्ट क्लास में तुम लोगों ने खूब गड़बड़ करी थी, आज नहीं करनी। तो सर इसका ग्रुप नंबर होगा 15। 15 इसका ग्रुप नंबर है सर। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। यस, हाँ ना बोलना भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी कितनी होगी सर? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो सर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पड़ा है ना? अबे कक्षा 9 पास करके आयो हैं? ईमानदारी से पास करके आयो या फिर है नहीं ना? तो भैया अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा सर, है ना? अगर मान लो आप वैलेंसी नहीं भी निकाल पाते ना, तो आप एलिमिनेट करके सीधा ऑप्शन नंबर सी तक पहुंच सकते थे। यस, एलिमिनेट करके सीधा ऑप्शन नंबर सी तक पहुंच सकते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ये है जेईई मेंस 2020 का। हाँ, जेईई मेंस 2020 का, इसका क्वेश्चन भी डायरेक्ट पोल दे देंगे। देखो भाई, ये क्वेश्चन जेईई वगैरह के प्रीवियस के क्वेश्चंस में क्यों करवा रहा हूं? ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं जिससे आपको पता लगे कि आपके जो नोट्स हैं उसमें उससे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। आसान क्वेश्चंस आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, थोड़ी सी मेहनत होती है ना, थोड़ा सा बार बार रिवीजन होता है, इतना कर लो ना मामला सेट है, फिर मामला सेट है ना? चलिए चलिए चलिए, फिर पोल आपकी स्क्रीन पर है भाई, पोल आपकी स्क्रीन पर है। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान, निहायत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन मैं इसको बोलता हूं, बहुत ही आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है। आओ फिर, पोल का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है। 63.02% लोगों ने सही जवाब दिया है। सौरव, फिर उसके बाद रुद्रांश, प्रत्युष, जानवी और अंश पांडे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आप सारे लोग एकदम जोरदार लोग हैं। आइए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद करो, याद करो। सर किसको याद करें? वो दिन कौन से वाले? अब जैसे ही बोलता हूं ना याद करो वो दिन, पता नहीं दुनिया क्या क्या याद करने लग जाती है जनता। अबे कौन सा दिन? जब मैंने आपको यह बताया था कि z इज इक्वल टू 90 से लेके, सर वो दिन बड़े सुहाने हुआ करते थे। क्या दिन हुआ करते थे सर, है ना? और आज देखो ये क्या दिन आ गए, एक्टिनोइड, लेंथेनोइड, साला इसी में हमारा जीवन चल रहा है ना? हाँ, मैंने आपको ये बोला था कि z इज इक्वल टू 90 से z इज इक्वल टू 103 तक वाले जो होते हैं उनको एक्टिनोइड्स बोलते हैं। बोला था कि नहीं बोला था? ईमानदारी से बोलो, बोला था ना? अब और ये जो एक्टिनोइड्स होते हैं ग्रुप 3 के एलिमेंट होते हैं, बोलो, ये भी बोला था। ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं सर। ग्रुप नंबर, ये जो Z इज इक्वल टू 103 वाला है, ये थर्ड ग्रुप का मेंबर है, ये थर्ड ग्रुप का मेंबर है। तो जो 104 वाला होगा, ये जो 104 वाला होगा, दिखती सी बात है कौन से ग्रुप का मेंबर होगा सर? वो फोर्थ ग्रुप का मेंबर हो गया। अरे भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर 103 वाला थर्ड ग्रुप का है तो 104 वाला फोर्थ ग्रुप का होगा। सर कहानी खत्म। 101 वाला तो है एक्टिनोइड, ये सर एक्टिनोइड नहीं है सर, ये ग्रुप नंबर 4 का है सर, ये ग्रुप नंबर 4 का है। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो सर, सीधा सीधा। यस यस यस। अरे बोलो, स्कूल लाइफ भैया, देखो देखो, स्कूल लाइफ बिल्कुल सही बात है ना? स्कूल लाइफ बहुत मजेदार होती है ना, लेकिन आप लोगों ने भी कॉलेज लाइफ देखी नहीं ना। जब कॉलेज लाइफ नहीं देखी तो तब तुम्हें लग रहा है स्कूल वाली लाइफ मजेदार है, लेकिन जब आप एक अच्छी कॉलेज में पहुंच जाओ, कंडीशन लगाई है मैंने, अच्छी कॉलेज में जब तुम पहुंचोगे ना, और वहां पर जब तुम्हारी यारी दोस्ती होगी लोगों से, आप देखना तुम खूब एंजॉय करोगे, बहुत मजे करोगे। लेकिन उसके लिए
एक अच्छी कॉलेज होना जरूरी है ना। इतने बड़े बड़े कैंपस होते हैं यार कॉलेजेस के, इतनी सारी फैसिलिटीज होती हैं उनमें, है ना। जो चीज करनी है तुम्हें लाइफ में, है ना। बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि साहब सर मैं तो ना क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूं, लेकिन सर मैं तो क्रिकेट, अरे भाई क्रिकेट अच्छा खेलते हो अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारा टारगेट कुछ और है ना। या तो फिर सब कुछ छोड़ के सिर्फ क्रिकेट खेलो, या जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जेई का एग्जाम देना है तो थोड़े टाइम के लिए क्रिकेट बंद करो, ये 2 साल एकदम जबरदस्त मेहनत करो, है ना। क्रिकेट खेलो भले ही, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए खेलो, है ना। ऐसा ना हो कि ज्यादा टाइम हम लोग उस पर डेविएट कर रहे हैं, है ना। ज्यादा टाइम वहां नहीं जाना चाहिए। और जब आप अपनी कॉलेज में जाओ, वहां पर जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें खेलना है, जैसे खेलना है, सुबह से शाम खेलना है, रात से सुबह खेलना है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी मर्जी है, कितना भी खेलो भाई, कोई नहीं रोकेगा। और इतनी सारी फैसिलिटीज होती है ना अच्छी कॉलेजेस में। अलग अलग जगह आप टूर करने जाते हो क्रिकेट के, कई जगह अगर आप मान लो डांस वगैरह में है, आपका स्पोर्ट्स में है, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, सब चीज मिलती है भाई, सब चीज आपको मिलती है उन अच्छी कॉलेजेस में, है ना। लेकिन अच्छी कॉलेज होना जरूरी है। नहीं तो अगर मान लो ऐसी वैसी किसी छोटी सी प्राइवेट कॉलेज में फंस गए ना, जहां टाई वाई लगा के जाओगे, ये और होता है भाई कॉलेज में साला। मैंने देखा है बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस ऐसी हैं जिनमें शर्ट पैंट वो पहन के जानी पड़ती है, टाई भी लगा के जानी पड़ती है, बेल्ट लगा के जाना पड़ता है। साला फील ही नहीं आती भाई कॉलेज जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है स्कूल ही जा रहे हैं। ऐसी फील आएगी क्या तुम्हें? अरे भाई कॉलेज मतलब जाता है बंदा टेशन वेशन मारने, कुछ एकदम बढ़िया शर्ट पैंट पैंट वैंट लगा के, हैं नहीं क्या, और जेल जुल मार के बालों में, और पता ले साला वहां जाके चेक हो रहा है टाई कहाँ है, बेल्ट क्यों नहीं लगाया, जूते कौन से पहन के आ गए, ड्रेस कहाँ है। कॉलेज की फील आएगी क्या तुम्हें? ना, है ना। हाँ फिर मजा नहीं आएगा। तो भैया पढ़ाई करो उस मजे के लिए, है ना। और मजे जो होते हैं वो तो आपसे सेक्रीफाइस मांगते हैं। अगर आपको लाइफ में अच्छा करना थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। आओ 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 अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसका डायरेक्ट आपको पोल दे देते हैं बिना किसी देरी के। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ जी हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर है मुन्ना। क्या कह रहा है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ए 13 ग्रुप एलिमेंट, ये रहा, बहुत बढ़िया बात है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक पीरियड 5 प्लेस डायगोनली टू एलिमेंट ई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हो गया। अरे बोलो पोल खत्म हुआ क्या? नहीं सर, हो रहा है हो रहा है हो रहा। ये लो, हो लिया हो लिया हो लिया, खत्म। पोल का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, और 53%। अबे परसेंटेज गिरता क्यों जा रहा है भाई? कौन कौन है? निनांश है, दौरिश जैन है, देख रहे हो नाम मतलब जबरदस्त, मिशित, फिर वरदान, वाह कहां से लाए हो भाई वरदान, अर्जित पुनिया, बहुत बड़ी। ये 2-3 नाम तो मुझे याद हो गए, जैसे एक निनांश है ना, एक हो गया आपका अर्जित, है ना। ये 2-3 नाम तो याद हो गए, मतलब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं ऐसा लग रहा है ना। हाँ चलो देखो, आओ बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे? ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4:4p1, इसके जो डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो भाई देख सीधी सी बात ये है, इसके जो जस्ट आगे वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा ना, इसके जस्ट आगे वाला जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s1 4s2 4p2 होगा, यस यही होगा। और इसके नीचे वाला जो एलिमेंट होगा उसका क्या होगा? 5s2 5p2। और ये वाला जो 5s2 5p2 वाला होगा सर, ये इसका डायगोनली अलाइन एलिमेंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आई? एग्जाम्पल दूं एक, सुनो। जैसे मान लो यहां पर है बोरोन, यहां पर है एल्यूमिनियम, यहां पर कार्बन, यहां पर सिलिकॉन। अरे भाई बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस 2s2 2p1, यस। तो इसके आगे वाला जो होगा इसका क्या होगा? 2s2 2p2। इसके जो नीचे वाला होगा उसका क्या होगा? 3s2 3p2। तो सर ये देखो डायगोनली अलाइन एलिमेंट है ना, ये दोनों डायगोनली, ये 2s2 2p1 है तो ये 3s2 3p2 होगा। सर ये वाला 4s2 4p1 है तो इसके डायगोनली अलाइन क्या होगा? 5s2 5p2 होगा। सर एक ही ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर डी में। ए हाँ ना बोलना भाई, क्या ये समझ में आया क्या तुझे? दादा बोलना पड़ेगा। समझ आ गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। समझदार तो तुम हो सर, समझदार तो हम हैं सर। आइए इसका भी पोल आपको दे दिया जाए। आपकी स्क्रीन पर बेटा इसका पोल है। ये क्वेश्चन कौन से साल में आया है? ये भाई 2022 का क्वेश्चन है, देख रहे हो, 2022 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। और ये तो बहुत आसान लग रहा है मुझे। एलिमेंट ई बिलोंग्स टू 4th पीरियड and group 16 of periodic table. The valence shell electronic configuration of the element which is just above. इसके जो जस्ट ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट है उसका क्या होगा?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बैकलॉग है, बैकलॉग है ये भाई। बैकलॉग ना तुम्हें ले डूबेगा, मैं बता रहा हूं, ये बैकलॉग ले डूबेगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। लो आ जाओ रिजल्ट देखते हैं, आ जाओ, आ जाओ रिजल्ट देखते हैं। 40, ये भाई परसेंटेज कम ही कम होता जा रहा है भाई, ये मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या है भाई? आदित्य, सिद्धेश्वर, कुणाल, मिशित, ये देखो एक लड़का और मिशित, और जोशुआ जैफरी। वाह क्या मतलब, एकदम जोरदार है यार नाम, देख रहे हो, जोशुआ जैफरी। हाँ आओ देखे आओ बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। लिखता है सर एक एलिमेंट है, सर एक एलिमेंट है जो फोर्थ पीरियड का है और ग्रुप 16 है। अच्छा ग्रुप 16 है, इसका मतलब क्या हो गया सर? ग्रुप 16 है, इसका मतलब सर ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है सर, सर ये चाल्कोजन फैमिली का मेंबर है। और मेरे भाई चाल्कोजन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाया हुआ है, NH2NP4 होता है। हाँ ना बोलो, लिखवाया था? यस। और यहां पर पीरियड कौन सा है? 4, फोर्थ अगर पीरियड है मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 4p4 होगा। भाई बोलना यार, हमसे क्वेश्चन में पूछा है इसके जो जस्ट ऊपर एलिमेंट आ रहा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इसके जस्ट ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा सर वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, और सर थर्ड पीरियड का होगा तो 3s2 3p4 होगा। खत्म। क्योंकि एक ही वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर रहता है। बोलो ना यार, सही कह रहा हूं क्या मैं? तो ये हो जाएगा सर 3s2 3p4। सर एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। यस, अरे बोलो 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 भाई, इसके जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट तो 3s2 3p4 ही होगा ना यार, जस्ट ऊपर वाला। वैसे तो होने को 2s2 2p4 भी हो सकता है, लेकिन वो उससे भी ऊपर, जस्ट ऊपर पूछा है। यस यस यस, जस्ट ऊपर पूछा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि कैसे पीरियड निकालें, कैसे ग्रुप निकालें अगर हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो तो। यस, अगर हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो तो उससे ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे निकालना है। लेकिन अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ हो तो कैसे निकालें? तरीका वही रहेगा, सेम ही रहने वाला है, तरीका वही रहेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं पीरियड कैसे डिसाइड होता है, देखते हैं कितने सारे लोग हैं, पीरियड कैसे डिसाइड होता है, तो भैया आप बोलोगे सर पीरियड डिसाइड होता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू से पीरियड पता लग जाएगा। हाँ ना बोलो? यस यस। और पीरियड के बाद सर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में फिल हो रहा है उससे ब्लॉक पता लग जाएगा, और ब्लॉक पता लग गया तो फिर हम लोग एस ब्लॉक है अगर तो वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, उतने ही आपका ग्रुप नंबर होगा। अगर वो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट हो तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट हो तो NS प्लस N-1 डी इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक वाले में चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर वो 58 से 71 के बीच है तो लेंथेनोइड है, लेंथेनोइड है तो ग्रुप 3 और पीरियड 6, और अगर वो 90 से 103 के बीच है तो एक्टिनोइड है, वो आपका ग्रुप 3 और पीरियड 7। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए, एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं, एक आसान से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा हुआ है 3s2 3p4 है ना, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। सर इसमें आपको बताना है पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक क्या होगा, सब कुछ बताना है ना। तो देखो सबसे पहले आप यही बोलोगे कि भैया इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू सर 3 लग रही है, इसका मतलब सर ये जो एलिमेंट होगा ना सर ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। हाँ ना बोलो? बहुत ही आसान है। और सर देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, सर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3p में। कैसे पता लगा? मैंने आपको एक चीज बोली थी, लास्ट इलेक्ट्रॉन का कैसे पता लगता है? जिस सबशेल का n+l मैक्सिमम होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसके लिए मैक्सिमम होता है, उसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है ना। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका s सबशेल है तो उसके लिए प्रिंसिपल एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, p सबशेल है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर 1, d सबशेल है तो 2, और अगर आप सबशेल है तो l का वैल्यू 3 होगा। ठीक है ना, ये याद रखना है भाई। यस, बहुत बढ़िया सर। तो देखो इसके लिए n का वैल्यू है बेटा 3, P सबशेल L की 1, N+L का वैल्यू 4 है, यहां पर N+L 3 है, तो आप देखोगे N+L की वैल्यू मैक्सिमम इसके लिए है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन सर P सबशेल में जा रहा है, तो सर इसका ब्लॉक क्या हो गया? सर ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। और अगर P ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर हो जाएगा सर 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो दादा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2 और 4 6,
इसका मतलब ये हो गया सर 16। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। यस यस यस, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ हो तब भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दे रखा है 1s2, या फिर वो शॉर्ट वाला लिख लेते हैं ना यार, इतना बड़ा क्यों लिख ले हम लोग। ऐसे दिखा हुआ है 4s2 3d5 ऐसे लिखा हुआ है, और आपसे पूछा है बताइए, और आपसे पूछा है बताइए ये वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप का, ब्लॉक का, पीरियड का, किसका है। यस यस यस, बहुत बढ़िया। देखो अब देखो सर, दिखती सी बात है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 4 है सर, इसका मतलब ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। यस सर, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, दिख ही रहा है तो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, तो बताऊं क्या बोलोगे आप बोलोगे सर जो 3D है इसके लिए n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, तो सर n + l 5 है। और सर इसका देखो n = 4, l = 0, तो n + l = 4 है सर। n + l की वैल्यू 3D के लिए ज्यादा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में गया है, तो सर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट जो है सर, उसमें ग्रुप पता है कैसे डिसाइड होता है सर, इसमें पता है ग्रुप कैसे डिसाइड होता है सर, 10 + ns + n-1d इलेक्ट्रॉन्स। ns मतलब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, n-1d मतलब 3d, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। बताओ कौन सा। नहीं, अरे 10 कहां से आएगा, 10 क्यों ऐड किया, डी ब्लॉक में 10 थोड़ी ना होता है सर, ये डायरेक्ट लिख दो आप, 2 और 5 7, ये सर 7th ग्रुप का मेंबर है। यस यस यस, ये सर 7th ग्रुप का मेंबर है, इसको मैंगनीज आप कह सकते हो। बताइए बेटा, नोट करना, और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बेटा नोट करना, और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना भाई। डन हो गया पक्का, ओके। और देखो, और एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक आधा एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा और मुश्किल वाला ले लेते हैं। यस देखो, ऐसे लिखा है आर्गन 4s2, मान लो ऐसे लिख दिया आर्गन 4s2 3d10 5s2, 4d10 के बाद तो 4p आएगा भाई, 4p6 5s2 ऐसे लिखा है बेटा, है ना, 4d6 5s2 ऐसे लिखा हुआ है। और आपसे पूछता है बताइए इसका ग्रुप नंबर, ब्लॉक नंबर, पीरियड नंबर क्या होगा। ठीक है, यस यस यस, आ जाओ, इसको तो निपटा देंगे, ऐसे ढंग से निपटा देंगे। देखो सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी दिख रही है आपको सर, n की हाईएस्ट वैल्यू 5 दिख रही है सर इसका पीरियड आप दिल खोल के लिख दो 5, सर इसका पीरियड आप लिख सकते हो दिल खोल के 5, खत्म हो गया, है ना। अब सर हमने डिसाइड करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। यस, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, तो देखो सर, इसके लिए देखो कई बार क्या होता है ना, हमें पता नहीं लगता लास्ट इलेक्ट्रॉन 4p में गया फिर 5s में गया, ऐसे पता नहीं लगता हमें, है? तो आप क्या किया करो, n + l निकाल लिया करो। इसके लिए बेटा n का वैल्यू 5 है, और s के लिए l = 0 होता है, तो n + l कितना आ गया, 5 आ गया। और यहां पर देखो 4p के लिए n = 4 है, l = 1 है, और n + l का वैल्यू 5 हो गया। यस, दोनों ही केसेस में n + l का वैल्यू 5 है, दोनों ही केसेस में n + l का वैल्यू 5 है। तो सर अब कैसे डिसाइड होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, अब कैसे डिसाइड होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है। तो आप लोग याद करो, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब n और l, इफ n एंड n + l का वैल्यू अगर सेम हो, अगर दो सबशेल के लिए n + l का वैल्यू सेम हो, तो हम लोगों ने पढ़ा है जिसका n ज्यादा होगा सर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अरे भैया ऐसा सुना है क्या आप लोगों ने, हैं जी दादा, ऐसा सुना है क्या, या फिर सुना है, सुना लग रहा है कि सुना पढ़ा है ना आप लोगों ने। जिसके लिए n ज्यादा होगा सर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो इसका मतलब यह है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है बेटा, तो 4p और 5s में से इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हायर एनर्जी वाला है ये क्या है सर, ये हायर एनर्जी वाला है। और अगर हायर एनर्जी वाला है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में गया होगा,
लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है हमेशा इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं, है ना। तो हाईएस्ट एनर्जी वाला ये है सर लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये है एस सबशेल में गया है, तो सर ये जो एलिमेंट होगा ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। बोलो, अरे बोलना भाई। और अगर ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो यहां से ग्रुप नंबर निकाल लो। ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं सर? एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन एस में प्रेजेंट है, सर कितने इलेक्ट्रॉन एस में प्रेजेंट है वही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो सर देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सर इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, खत्म। यस यस यस, बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? हाँ जी क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। यस 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 यस, पक्का पक्का। तो एक मैं एग्जांपल और दे देता हूं, एक एग्जांपल और देते हैं, फिर हम लोग आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे अपने, फिर हम लोग अपने आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे, है ना। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। और ये जो एग्जांपल है बेटा, ये है Xenon 5D1 6s2। बताओ, देखें फटाफट कैलकुलेट करके, सब कुछ कैलकुलेट करके बताओ, इसका सब कुछ कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से करके बताओ। देखिए कौन बताता है जल्दी से। इसका पीरियड क्या होगा जल्दी बताओ, इसका ब्लॉक क्या होगा और इसका ग्रुप क्या होगा, जल्दी बोलो भाई। ए भाई जल्दी बोलना यार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राजस्थान में तूफान आ रहा है भाई, मैं अभी राजस्थान में ही खड़ा हूं, मैं क्लासेस राजस्थान से ही ले रहा हूं, मैं तो नहीं उड़ रहा हूं कहीं इधर उधर, मेरी क्लास तो बढ़िया हो रही है। हाँ जल्दी बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अजी बोलो जी। यस 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 यस, हो गया हो गया हो गया। अब देखो, हाँ 6 और लोग लिख रहे हैं सर एस ब्लॉक का एलिमेंट। बस भाई तुम निपट गए, तुम निपट गए, तुम निपट गए। बताए कैसे निपटे हो तुम? अरे भैया मैंने 6s लास्ट में लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s में गया होगा। ओ भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? आओ आओ, अभी मैं सिखाता हूं। ये जो n+l इतने टाइम से मैं बता रहा था, किस लिए बता रहा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 6 है सर, पीरियड नंबर 6 हो जाएगा। अब देखो बेटा 6s के लिए आप क्या देखो, n का वैल्यू 6 है, l का वैल्यू 0 है, तो बेटा n+l कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गई। अगर आप 5D की बात करोगे तो बेटा n का वैल्यू 5 है, d सबशेल के लिए l का वैल्यू 2 होता है, इसका n+l 7 है मुन्ना, इसका n+l 7 है। अगर n+l 7 है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में गया होगा। मैंने बोला था n+l जिसके लिए मैक्सिमम होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। और अगर मान लो 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके लिए n+l सेम है, तो हमें देखना है जिसका n ज्यादा, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। हाँ ना बोलियो। अबे दिमाग की बत्ती जली है भाई? फंस गए ना, फंस गए। तो मुझे पता था अगर मैं 5D बाद में लिख देता तो सब लोग लिख देते सर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। मैंने जानबूझ के 5D पहले लिखा, 6s बाद में लिखा, है ना, ताकि तुम फंस जाओ। यस सर, तो ये ब्लॉक हो गया सर, अपना ब्लॉक हो गया डी ब्लॉक का। और अगर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d। तो सर ये तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 3 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहां पर, है ना, क्योंकि यहां पर n+l रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यस यस, यू आर वेरी चालाक। वो तो हूं मैं भाई। तुम जैसे लोगों को पढ़ाने के लिए, आप जैसे महान विद्वान लोगों को पढ़ाने के लिए मास्टर को चालाक होना पड़ेगा ना, है भाई। अब कोई लोग लिख रहे हैं सर ये l इज इक्वल टू 0 कैसे आया? ये l इज इक्वल टू 0 बेटा आज नहीं आया, ये काफी पहले आ चुका था, है ना, ये काफी पहले आ चुका था। उसमें कौन से चैप्टर में सर? ये काफी पहले आ चुका था, कौन से चैप्टर में? पिछले वाले चैप्टर में, है ना। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आ चुका था ये। तो आप बेटा लेट हो गए, थोड़ा सा, थोड़े से लेट हो गए आप बेटा। पिछले वाले अगर आप लोगों ने पढ़ा है ना, अगर आप लोगों को नहीं याद है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो ये जो चीज मैंने लिखी है ना, इसको याद कर लो। अगर आपको नहीं पता है कि L कैसे आया है, L की वैल्यू कैसे आती है, तो ये चीज याद कर लो, है ना।
तो बेटा ये चीज एस सबशेल के लिए L 0 होता है, P सबशेल के लिए 1 होता है, D सबशेल के लिए 2 होता है, F सबशेल के लिए 3 होता है। मैं आपको ये बता सकता हूं लेकिन पूरा नहीं बता सकता यार। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना बेटा, पूरा नहीं बता सकते। ऐसे तो हमारा सारा टाइम वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने में चला जाएगा, है ना। जहां जहां काम की चीज आएगी मैंने लिख दिया ऐसे, ये चीज याद रख लो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, इस बात की गारंटी मेरी है। क्लियर क्लियर क्लियर, आगे चले। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो जी होनहार बालकों और बालिकाओं, अब हम लोग अगले वाले टॉपिक पे चल रहे हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आ गए हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। पैराशूट है ये? नहीं भाई ऐसे मत बोलो यार, ऐसे मत बोलो, इंसान भूल भी तो सकता है यार, इंसान भूल भी तो सकता है ना यार। हाँ, अगला हेडिंग लिखो, अगला हेडिंग लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने वाले हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कौन से हैं? उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कौन से हैं? मेटल है, नॉन मेटल है? कोई कह रहा है सर वो वाला एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे था? ये वाला एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा इस तरह से है कि 5D में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले 4f में फिल होना चाहिए था। किस में फिल होना चाहिए था? 4f में फिल होना चाहिए था, क्योंकि 4f की एनर्जी 5D से कम होती है, लेकिन 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, 5D में इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी वजह से ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। यहां पर n+l रूल फॉलो नहीं हो रहा। अगर आप 4f के लिए n+l निकालोगे तो वो बेटा होगा 4 + 3 7, 5D के लिए भी 4 + 3 5 + 2 7, n+l सेम है, इसकी n ज्यादा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन इसी में जा रहा है। इसी वजह से ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। धीरे धीरे आप लोग पढ़ोगे, जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास में जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे तो हम लोग ये सारी चीजें एक्सेप्शंस वापस पढ़ेंगे, है ना। अभी आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट ऑल राइट। तो देखो आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज्यादा है मेटल्स, है ना। मैक्सिमम क्या है? मेटल्स है। सर कौन कौन से ब्लॉक के? सारा एस ब्लॉक, सारा डी ब्लॉक और सारा एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो सारे के सारे मेटल्स हैं। साथ साथ जो आपकी पी ब्लॉक है उसमें भी वो जो जिगजैग लाइन होती थी उसके जो नीचे एलिमेंट्स आते थे वो भी मेटल्स होते थे। याद है ये चीज? बोलो ना। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बेटा ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, यह आपने कक्षा 9 में या कक्षा 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि भैया मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे जनरली, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओ भाई लोगों पढ़ा है ना आप लोगों ने? अरे भाई कितने मेटल्स होते हैं कितने नॉन मेटल्स होते हैं याद नहीं करना है, जितने होते हैं अच्छी बात है, नंबर नहीं याद करना। हाँ मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ते थे ना। हम लोग लिखते थे कि मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड्स होते हैं, लेकिन जो मरकरी है इसका एक्सेप्शन है। मरकरी बेटा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। साथ साथ ये वाले गैलियम सीजियम में मैंने आपको लिखवाए भी थे लास्ट क्लास में, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। गर्मियों में अगर आप इनको हाथ पे रखोगे तो ये पिघल जाएंगे, है ना। ये आपकी तरह सख्त नहीं है, ये पिघल जाएंगे अपने आप, है ना। अच्छा, और मेटल जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कितना खतरनाक टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होते हैं ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। ये कंडक्टर्स होते हैं बहुत जबरदस्त हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। भाई आयरन की रॉड है, उसको आप एक साइड से गर्म करो, थोड़ी देर में वो दूसरी साइड से भी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हीट की कंडक्टर है बहुत जोरदार। यस सर, वो इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडक्टर होते हैं। कॉपर वायर देखते हो घरों में, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं ना। तो ये बेटा हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। मेलिएबल होते हैं सर ये बहुत जबरदस्त। मेलिएबल का मतलब क्या हो गया? इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, इनको कूट कूट के शीट बना सकते हो, इनकी बहुत पतली पतली सी। और सर ये डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब हो गया इनके लंबे लंबे वायर खींचे जा सकते हैं, लंबे लंबे वायर बनाए जा सकते हैं। सर ये लिखना है क्या? बेटा देखो इसमें से ये वाली चीज तो लिखनी है, ये 2 पॉइंट जो है ना, ये वाले 3 पॉइंट मान लो, 3 पॉइंट तो लिखने ही है। इसके अलावा ये सारी चीजें आपको, और ये वाला पॉइंट लिखना है ना। अगर आपको ये पता है कि ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोगों ने ये पढ़ा है कि ये अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, अगर आपने पढ़ा है कि ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, अगर आपको ये याद है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है।
ये तो फिर मैंने लिख के लाया हूं मैं इस तरह से, इसलिए कि भाई जिन लोगों को नहीं पता मेलिएबल का मतलब क्या है उसको समझा दें, जिसको नहीं पता डक्टाइल का मतलब क्या है उसको समझा दें, है ना। क्लियर क्लियर क्लियर। तो जिन लोगों को पता है पहले से वो ना लिखें, जिसको नहीं पता वो लिख दें, खत्म। यस यस यस। हाँ, ऐसे बहुत सारी होती है बेटा प्रॉपर्टीज, बहुत सारी होती है, सोनरस होती है ना। टन 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 घंटे की आवाज आती है ना, यस, हाँ वो सोनरस होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखो, जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा है ना बेटा, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है कि जब आप एक ग्रुप में नीचे जाते हो, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटल्स की नेचर जो होती है वो ज्यादा मेटल्स होती जाती है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है जब आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हो। तो अब इसका जो रीजन है, इसका जो रीजन है वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। क्यों, वाई, ऐसा क्यों होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है सर, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। यस, हाँ बेटा, लश्चरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं भाई, है ना। छोड़ो ना, सारी प्रॉपर्टी थोड़ी लिखेंगे, और 10th क्लास में पढ़ तो लिया, 11th क्लास में नहीं पूछेगा कोई मेलिएबल क्या होते हैं। 10th क्लास में क्वेश्चन आता था ना, व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इधर नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो देखो ये वाला पॉइंट अभी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो अगर मैं ग्रुप की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर मैं इसकी बात करूं तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब जर जो सीजियम है उसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। यह भी याद रखना है, इसका रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उतना 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 सब्र हो जाएगा तुमसे भाई, सबर कर लोगे ना उतना। और एक चीज और देखो कि जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ये लिखता है डिक्रीज करता है मेटालिक कैरेक्टर। मतलब इस केस में जो लेफ्ट में आएगा एलिमेंट वो ज्यादा मेटालिक होगा, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। इसको अभी के लिए याद कर लो। यस, हाँ, इसका रीजन आप ये लिख सकते हो भाई, देखो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्यों बढ़ता है, आगे भी हम लोग पढ़ाएंगे लिखेंगे, लेकिन ये चीज तो आप लोग ये बोल ही सकते हो ना कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता जाता है सर, डाउन द ग्रुप जाने पर शेल बढ़ रहा है सर, और शेल बढ़ेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर इलेक्ट्रॉन आसानी से जो लूज कर दे वही तो अच्छा मेटल होता है, अरे बोलो ना। तो इसी वजह से डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता जा रहा है, दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी आपकी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। यस यस यस। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर का क्या मतलब है प्रभु, चरण कहां आपके, चरणों में सादर वंदन, पास में मेरे दीवार है, मन कर रहा है मैं सर फोड़ लूं, है ना, लेकिन बट पढ़ाना भी है मुझे आप जैसे बहुत सारे बच्चों को, और मुझे अपने सर से बहुत ज्यादा लगाव है। अरे भैया, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है कौन अच्छा मेटल है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। यार अब मैं सही बता रहा हूं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप मेरी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते जा रहे हो, है ना। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। भाई मेटालिक कैरेक्टर का मतलब कौन अच्छा मेटल है, सिंपल बात है ना यार, बताओ। लो चलो, जिन बच्चों को नोट करना है कर लो, हाँ जी हाँ जी, जिन बच्चों को बेटा नोट करना है कर लो, यस यस यस, जिन बच्चों को लिखना है लिख लो, फटाफट लिख लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, लिखो 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 लिख लो भाई, मैं साइड में हो गया हूं, फिर पूरा साइड में हो गया हूं, नहीं तो फिर बोलोगे सर लिखने का टाइम नहीं देते, साइड से हटते नहीं है ना, सारे इल्जाम लगाओगे तुम एक साथ मेरे ऊपर। यस यस यस, हो गया, डन, डनाडन डन।
लिख दिया? क्या बात, क्या बात, क्या बात, हो गया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे चलते हैं। मेटल्स के बाद हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो भैया नॉन मेटल्स जो होते हैं, आप लोगों ने देखा था पीरियोडिक टेबल में जो जिगजैग लाइन बनी हुई है, उस जिगजैग लाइन के जो ऊपर आने वाले एलिमेंट्स थे सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज जस्ट ऑपोजिट होती है मेटल्स की, है ना। इनकी प्रॉपर्टीज ऑपोजिट होती हैं। नॉन मेटल्स का जो काम होता है ना, नॉन मेटल्स का जो काम होता है बेटा, उनका काम क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है सर? इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो अच्छा नॉन मेटल होगा। सिंपल है ना भाई, इसमें इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? देखो इसने क्या लिखा है, लिखता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली वो सॉलिड या फिर गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? या तो वो सॉलिड होंगे या फिर वो गैसेस होंगे रूम टेम्परेचर पे। लेकिन इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बेटा, वो कम होता है मेटल्स के कंपैरिजन में। भाई मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के कंपैरिजन में कम होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बोरोन एंड कार्बन। भाई बोरोन और कार्बन है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त होता है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका काफी हाई होता है ना। ये छोटा सा एक्सेप्शन है। हमने लिखा था कि जो मेटल्स होते हैं, हाँ जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के। ये वाले पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। यस, और ये ना तो मेलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। ये लिखता है कि ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल्स। ब्रिटल होते हैं मतलब ज्यादा हथौड़े से जोर से ठोकोगे ना चूर चूर हो जाएंगे। ब्रिटल का मतलब ये है। यस यस यस, ब्रिटल का मतलब क्या बेटा? जैसे आप उसको चूर चूर मतलब जैसे ही ठोकोगे उसको, जोर से हथौड़े से मारोगे, एकदम से बिखर जाएंगे। यस यस यस, मेरी बात समझ में आ रही? मेरी बात आपको समझ में आ रही? यस बोलो जरा। हाँ बेटा, बोरोन और कार्बन होते यही हैं, लेकिन ये कह रहा है कि भाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है बाकी के कंपैरिजन में, है ना। अरे तो कार्बन और ग्रेफाइट, भाई डायमंड होता है ना, डायमंड कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म में तो होती है। जो डायमंड होता है वो कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म में तो होती है। वो देख रहे हो कितना हार्ड सब्सटेंस होता है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना हाई होता है ना। अब जैसे अगर इसमें बात करें नॉन मेटल्स की, तो ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन तो लिक्विड स्टेट में होता है ना, ब्रोमीन तो लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये जो आपके सामने प्रॉपर्टीज लिखी गई है ना, ये जो मैक्सिमम नॉन एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो लिखी गई है। अब कोई ये ना बोल दे, देखो यहां लिखा है यूजुअली। यूजुअली का मतलब क्या होता है समझते हो? अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत, है भाई? अंग्रेजी आती है ना। यूजुअली का मतलब है जनरली ऐसा होता है, बीच में कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। ऑब्वियस है ना यार, आप किसी के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं, नहीं, बीच में कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। यस यस, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया बेटा। और देखो अभी हम लोगों ने लिखा था बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर हम लोगों ने लिखा था मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, लिखा था ना। तो डाउन द ग्रुप जाने पर अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है बेटा, तो नॉन मेटालिक क्या होगा सर? डाउन द ग्रुप जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। बहुत सिंपल है ये तो। और एक चीज देखो, अभी हम लोगों ने लिखा था जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बेटा मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। यस, तो अगर आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करोगे, अगर आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करोगे तो वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। सिंपल है बाबा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं पढ़ने का, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यस, हाँ एक और नया नाम ले लिया मैंने, एक और नया नाम ले लिया मैंने, एलोट्रोपिक फॉर्म, है ना। एलोट्रोपिक फॉर्म, अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं छोड़ो, एलोट्रोप्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे बेटा, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं पता है तो, है ना। कोई नहीं कोई नहीं, सीखोगे सीखोगे टाइम के साथ। यस यस, टाइम के साथ सीखोगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा भाई। हाँ नोट कर लो, नोट करो, हाँ जी हाँ जी, नोट करो नोट करो,
पढ़ा है ना? जिसने पढ़ा बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसका बता रहा हूं, जिसको नहीं पता आगे पढ़ लेंगे, आप चिंता मत करो, है ना? ये टेंशन नहीं लेने का कि मैं दुनिया से कुछ पीछे चला जाऊंगा, है ना? कोई बात नहीं, इसी हम लोग पढ़ेंगे आगे, हर चीज आएगी, हर चीज आएगी। ठीक है, नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलेंगे। और जो लोग जानते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं हमारी क्लास में, हम धन्य हैं ऐसे ज्ञानी लोगों से, बहुत बहुत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लिखो जी, लिखो जी, जल्दी डन लिख देना बेटा, अगर नोट कर लो ना डन लिख देना, मजे मत लेना। पढ़ने को खूब सारा है, पढ़ने को बहुत सारा है हमारे पास, है ना? तो ज्यादा काम की चीज, मजे थोड़े कम, है ना? जीवन में यही थोड़ा रूल रखो, तभी भैया कुछ जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। और सबसे लास्ट में मेटालॉइड के बारे में देख लेते हैं सर। ये रहे मेटालॉइड्स, देखो देखो देखो, ये रहे बेटा मेटालॉइड्स। मेटालॉइड में आपको लिखवा चुका हूं कौन कौन से होते हैं, पहले भी मैंने आपको जिगजैग लाइन पे आने वाले एलिमेंट्स के बारे में बोला था। मेटालॉइड्स ये आपके सामने लिखे हैं बेटा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, साथ साथ में एस्टाटिन भी होता है। ये वाले होते हैं आपके मेटालॉइड्स। और जो मेटालॉइड्स होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना बेटा, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। देखो ये लिखा ना, विच लाई अलोंग द बॉर्डर लाइन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स, एक तरफ इनके ऊपर होते हैं नॉन मेटल्स, है ना, और इनके जो नीचे होते हैं ये होते हैं बेटा मेटल्स। तो बिल्कुल बॉर्डर पे आ रहे हैं, है ना? और भैया बॉर्डर पे माहौल बहुत खराब रहता है, क्यों, है ना दादा? बॉर्डर पे माहौल खराब रहता है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की इंटरमीडिएट होती है ना? ये ना तो एक्सट्रीम इनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ना ही एक्सट्रीम इनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये एकदम सामंजस्य से बिठा के चलते हैं, है ना? बोले इधर से काम चल रहा है तो इधर से चला लो, कभी इधर से चल रहा है तो इधर से चला लो, ना एक्सट्रीम इधर ना एक्सट्रीम इधर। जीवन कभी भी एक्सट्रीम में नहीं है, जीवन मध्य मार्ग में है, बीच में चलो। एक्सट्रीम में जाओगे कभी भी तो दिक्कत होगी। मेटलॉइड बनने की कोशिश करो अपने जीवन में। क्या बनने की कोशिश करो? मेटलॉइड। यस, क्या बनने की कोशिश करो? मेटलॉइड। कभी भी एक्सट्रीम नहीं होना जीवन में, कभी भी किसी भी चीज के लिए, है ना? तो आपका जीवन अच्छे से बीतेगा। यस, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, इनको और क्या बोला जाता है? इनको सर सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी मेटल्स भी। और सिलिकॉन पे थोड़ा बवाल रहता है, सिलिकॉन पे थोड़ा बवाल रहता है कि ये मेटलॉइड है या फिर नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा, हाँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सिलिकॉन होता है, एनसीईआरटी में एक जगह दिया है कि सिलिकॉन नॉन मेटलॉइड है, एक जगह दिया है कि सिलिकॉन नॉन मेटल है, लेकिन ज्यादा सही मैक्सिमम जो बुक्स होती हैं उसमें सिलिकॉन को मेटलॉइड लिखा होता है। यस, हाँ जी, नोट कर लो भैया, नोट कीजिए, और अगर नोट हो जाए तो फिर आगे चलते हैं। नोट हो जाए तो फिर डन लिखियो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, नोट हो जाए तो फिर डन लिखियो, आगे चलते हैं फिर, है ना? हाँ हाँ, तो वही है ना बेटा, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना किधर कभी भी जीवन में, ये बिल्कुल सही बात है। आपको ये चीज अभी 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 नहीं हो रही, अभी हो सकता है आपको मतलब ये चीज ना फॉलो अभी, हम तो ये हैं सर, हम तो कट्टर ये हैं, कम कट्टर कुछ मत बनो भाई जीवन में, है ना? कुछ मत बनो, बीच में रहो, बीच में रहो हमेशा। यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ज्ञान हो गया आपका। सर एक क्वेश्चन कर लो फिर आप, है ना? सर एक क्वेश्चन करवा दो। एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक जोरदार सा क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो ये जो हम लोग दो क्वेश्चन करने वाले हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे। यस, ये हम लोग दो क्वेश्चंस करने वाले हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे। इससे आपको पता लगेगा कि ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। क्या पता लगेगा? कि ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, ये हमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन से पता लगेगा। यस, आओ देखिए, आओ 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 आओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं बेटा? बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और हमसे इसका मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है। किसका ऑर्डर पूछा है? मेटालिक कैरेक्टर का। सर अभी हम लोगों ने बात करी है कि डाउन द ग्रुप जाने पर सर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, बात करी थी हम लोगों ने। सर डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है सर, और अगर सर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। यही तो होता था भाई, बोलना यार। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट एक पीरियड के हैं और कौन से एलिमेंट एक ग्रुप के हैं। ये कैसे पता लगता है? यही तो चीज का पता लगाने के लिए आपको वो लिखवाई गई थी, टेबल लिखवाई गई थी ना।
याद करने के लिए तो टेबल लिखवाई गई थी। वो टेबल जिसको याद है, पीरियोडिक टेबल जिसको याद है, वो ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेता है। तो आज मैं क्वेश्चन लेके ही इसीलिए आया हूं ताकि तुम ऑर्डर याद करना स्टार्ट कर दो, है ना, कि कौन सा एलिमेंट कहां आ रहा है, ये पीरियोडिक टेबल में याद होना बहुत जरूरी है। नहीं तो बेटा इसके बाद जितने भी टॉपिक्स आएंगे समझना ही आएगा आपको, फिर तुम हमको दोष दोगे कि ये मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता है। हमारा गलती बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हम सारा सब कुछ पढ़ा चुके होंगे, है ना। आओ देखें, आओ देखो बेटा, हमारे सामने एलिमेंट्स है कौन कौन से, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरोन। देखो ये चीज हम लोग जानते हैं कि बोरोन और एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप में आते हैं। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है, ये तो मानते हो। और एल्यूमिनियम से जस्ट पहले कौन आता है, मैग्नीशियम आता है। भाई मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है और एल्यूमिनियम के बाद बोरोन आता है। सर बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात बोली आपने। मैग्नीशियम से पहले कौन आता है, सर सोडियम आता है। यस, और सर सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है। ली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बैंगन आलू गाजर इन थैला, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन। यस, ऐसा ही होता था क्या, बोलो ना, मैंने सही लिखे है ना। तो हमारे लिए काम के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, सर एक एलिमेंट हो गया पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरोन। इसमें चेक करना है सर इसमें चेक करना है। अभी हम लोगों ने लिखा कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे नीचे कौन आ रहा है, जो सबसे नीचे आएगा ग्रुप में उसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे ऊपर आएगा उसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो सबसे नीचे कौन आ रहा है, इन चार एलिमेंट में सबसे नीचे पोटेशियम आ रहा है सर, इसका मतलब पोटेशियम का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। अगर आप लोगों ने यह चीज निकाल ली और यह क्वेश्चन अगर जेई में आया होता तो आप खटाक से टिक कर देते डी पे, आपको बाकी कोई भी चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन के मेथड से ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। तो आज के बाद हमेशा एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा जेई का, कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो जेई के, दिक्कत नहीं है कुछ भी, है ना, दिक्कत वाली बात है सच कुछ है नहीं। आप सिर्फ एक छोटी सी चीज ध्यान रखो कि पहले ऑप्शन देखो, क्या पता ऑप्शन से कहीं क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। ये चीज देखो, हमेशा लाइफ में ध्यान रखो बेटा इसका। अच्छा, अब हम लोग चेक करते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से मेटालिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे सर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दोनों सर एक ही पीरियड के मेंबर है। सर एक ही पीरियड के मेंबर है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर कम होता है सर। इसका मतलब एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर मैग्नीशियम से कम होगा। मजा ही आ गया। इसके बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या। तो एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर मैग्नीशियम से कम। अब हम लोग चेक कर लेते हैं बोरोन और एल्यूमिनियम में से। अरे साहब, बोरोन और एल्यूमिनियम एक ग्रुप के मेंबर हैं और डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर बोरोन से ज्यादा होगा और एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद बोरोन। ये वाला ऑर्डर क्या ऑप्शन नंबर डी में है। क्या ये चीज समझ में आई क्या आपको। आपको हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा बेटा, आपको थम्स अप करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा सर समझ में आ गया, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा, बताना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस 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 यस, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई। डन 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 हो गया, क्या बात, मतलब सबको समझ आ गया। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं थम्स डाउन काफी नीचे देख रहा हूं, बहुत कम है, मैक्सिमम ऊपर वाले ही हैं। थोड़ा दिल में सुकून सा मिलता है ना। यस, आइए आइए आइए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए फिर आप। ये वाला क्वेश्चन आप करके बताइए, देखें। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको खुद से करना है, एक बार फटाफट से ट्राई करो इसको। थोड़ा सा 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे देता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। इसमें भी आपको एलिमेंट्स का मेटालिक कैरेक्टर बताना है। कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फास्फोरस। हाँ, 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड का टाइम है। आप इस क्वेश्चन को एक बार के लिए खुद से करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
जल्दी कर लो जी, जल्दी करो, जल्दी करो, कोशिश करो बेटा डाउट को सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की, जल्दी करो। हम्म। एक वीडियो कॉल हो जाए सर, नहीं बेटा अभी नहीं, वीडियो कॉल नहीं। इनऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, अभी तो बेटा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी एक बार चैप्टर तो करो, फिर उसके बाद देखेंगे शॉर्ट नोट्स का। सर पोल बहुत पहले से आ जाता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम दिया कीजिए बेटा। अब ये वाली चीज ना, अब ये मेरे बस में नहीं है, थोड़ा पोल जल्दी आता है लेट आता है, ये थोड़ा सा मुश्किल, मतलब ये टेक टीम देखती है यार, इसको मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। रिकैप करवा दिया करो क्लास स्टार्टिंग में यार। अब हर चीज ना, देखो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ना अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करो। यस, क्या करो, अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करो। कोई बोलेगा सर अपने पैर पे खड़े, आपके पैर पे थोड़ी ना है। मतलब पैर पे खड़ा होने का मतलब है थोड़ा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। यस, अब वो बच्चों वाली आदत से बाहर निकलो कि छठी 7th 8th क्लास में था ना, ले 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 बेटा, ये ले देख तुझे सिखा देता हूं मेटल क्या होती है। अच्छा लेख बेटा अगली क्लास में, पहले मैं पिछली क्लास में जो पढ़ाया वापस पढ़ाऊंगा। बेटा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनो, ये कोशिश करो, ये इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल बनो कि लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उसको मैं खुद से रिवाइज करके आऊं। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको टीचर के ऊपर मत डालो कि भाई मुझे तो टीचर अगली क्लास में आएगा और पहले पढ़ाएगा, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया पहले वो पढ़ाएगा फिर उसके बाद आगे पढ़ाएगा। बेटा 1.25 घंटे की क्लास होती है, अगर मैं पिछली क्लास का पहले पढ़ाऊंगा फिर इस क्लास का पढ़ाऊंगा, लास्ट में जब क्लास खत्म होएगी तो मैं वापस से उस क्लास में जो पढ़ाया है वो वापस से समराइज करूंगा, तो भैया नई चीज कब पढ़ाऊंगा, सिलेबस इतना बड़ा है। तो इसी वजह से कहता हूं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो बेटा, है ना। तो टीचर पे सारी चीज मत डालो, अपने आप पे भी लो कोई चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यस दिस इज माई जॉब कि क्लास स्टार्ट होने से पहले पिछली क्लास का मैं खुद से रिवाइज करके आऊंगा। यस यस, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत डालोगे ना, तो इससे क्या होगा, आप टीचर पे ब्लेम नहीं करोगे कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं रिवाइज करके ही नहीं आ रहा हूं नेक्स्ट क्लास में। नहीं तो सबसे आसान चीज क्या होती है हमारे लिए, हम ये कह देते हैं अबे टीचर बेकार है, भाई ये टीचर नहीं जमना अपने पास, है ना, इसका समझ नहीं आता मुझे। अरे भैया इसका समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप ट्राई नहीं कर रहे हो, नहीं तो सब समझ में आता बेटा ना, है ना। मेहनत कई बार कम लगती है, कई बार ज्यादा लगती है, ठीक है। हाँ इतने सारे एलिमेंट याद होंगे क्या, नहीं बेटा याद होंगे नहीं तो करने पड़ेंगे, है ना, ये तो करने पड़ेंगे। 18th का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 कैसे लिखा दिया, क्योंकि हाँ ओ भाई बेटा हीलियम पे ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ बेटा जो हीलियम होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 1s2 सॉरी। तो जो हम लोगों ने नोबल गैसेस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है NS2 NP6, ये एक्सेप्ट हीलियम लिखा है ना, ये बेटा एक्सेप्ट हीलियम लिखा है। हीलियम पे ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। आप लोग बिल्कुल सही बात कह रहे हो। हीलियम जो होता है बेटा उसका आउटर मोस्ट शेल, अब हीलियम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस ग्रुप के सिमिलर होती हैं, दैट्स वाई हीलियम को वहां पर रखा जाता है ना। वो इनके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का ये नहीं होता, एक्सेप्ट आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही कहा आपने। यस यस, चलो जी आओ 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 आओ, देखो ये क्वेश्चन को करते हैं। आइए आइए, कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, स्वागत कीजिए। तो सबसे पहले एक एलिमेंट दे रखा सोडियम, सोडियम के आगे आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में आता है सर फॉस्फोरस, और मैग्नीशियम से ऊपर आता है बेरिलियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। यस यस यस, बोलियो बोलियो बोलियो, यही होता है सर। हमारे काम के कौन से एलिमेंट है सर, हमें सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और साथ में दे रखा है बेरिलियम। सर इसमें चेक करना है, यस सर हमें इसमें चेक करना है। तो भैया देखो एक चीज, मेटालिक कैरेक्टर पूछा है, हम लोगों ने एक चीज लिखी है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर सर मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, सोडियम का होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, फॉस्फोरस का होगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो सर अब आप एक बात बताओ, बेरिलियम और मैग्नीशियम में से ज्यादा मेटालिक कौन है। अरे भाई ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और नीचे ग्रुप में आता है मैग्नीशियम, दैट्स व्हाई मैग्नीशियम इज मोर मेटालिक देन बेरिलियम। बोलो बोलो, तो सोडियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद बेरिलियम आएगा। मेरी बात समझ में आई। और अब तो सिलिकॉन और फॉस्फोरस, सिलिकॉन और फॉस्फोरस में से सर फॉस्फोरस कम मेटालिक है, सिलिकॉन ज्यादा मेटालिक है। ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये वाला ऑर्डर कितने लोगों को मिला है,
हाँ जी हाँ जी, ईमानदारी से बताइयो, ये वाला ऑर्डर कितने लोगों को मिला है? बेटा बेरिलियम को भी तो ऐड करना था, बेटा बेरिलियम को भी ऐड करना है बीच में। हाँ बीच में बेरिलियम आएगा। अच्छा इंक्रीजिंग पूछा था क्या? अरे इंक्रीजिंग पूछा है तो ये लिख दो भाई। देखो तुम्हारे बच्चों वाली आदत गई नहीं ना, है ना, ये बच्चों वाली आदत गई नहीं ना तुम्हारी। ये लो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। यस, अब कोई ये ना कह दे सर सिलिकॉन तो मेटलॉइड में लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, आप ऑर्डर में मेटेलिक में क्यों लिख रहे हो? अरे भाई ऑर्डर है, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, राइट वाला नॉन मेटल होगा, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि वो उसका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत कम होगा ना, ऐसे दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो, है ना। तो ये मत कहना, ये मत कहना साहब सिलिकॉन तो मेटलॉइड, तो आपने इसमें कैसे लिख दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर, रॉन्ग हो गया आप लोगों का, कोई बात नहीं बेटा, अब तो समझ में आ गया ना। अरे भाई समझ में आ गया ना, तुम्हें समझ में आ गया ना अब तो। यस यस, क्लियर 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 क्लियर। क्या रॉन्ग हो गया भाई? अबे रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, बताओ बताओ, मतलब कैसे रॉन्ग हो गया बेटा? हाँ अब देखो, आप लोग ये सोच रहे होंगे, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो बेरिलियम है, सर बेरिलियम है सबसे लास्ट में आना चाहिए, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना, ऐसे नहीं होता। एल्यूमिनियम तो है नहीं ना, एल्यूमिनियम को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, ऐसे नहीं होता। आपको एक एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि ये वाला, अगर मान लो, सोचो अगर मान लो बेरिलियम नहीं होता, एक बार के लिए सोचो, ओहो एक बार के लिए सोचो कि बेरिलियम नहीं होता, अगर बेरिलियम नहीं होता तो आप डायरेक्ट लिख देते कि सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन फास्फोरस, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, लिख सकते थे आप। अरे बोलो ना, ये लिख सकते थे ना। और अच्छा ऑर्डर, ओ भाई इसको गलत लिख दिया क्या? हे भगवान, अरे भाई ऐसे लिख दो यार, ऐसे लिख दो। हाँ 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 हाँ, इसकी बात कर रहे हो क्या? ये लो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हाँ ये लो अब ठीक है, अरे अब ठीक है भाई, माफी 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 माफी, अब ठीक है ना, ठीक है अब हो गया। आ जाओ फिर, आ जाओ, अब आ जाओ। तो यहां तक हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर चुके हैं। यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब समझ, कई बार तुम्हारे दिल की बात मेरे तक पहुंच नहीं पाती, थोड़ी लेट पहुंचती है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारे दिल की बात साला बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती, है ना, आप तक चलो ठीक है लेट तो पहुंची, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको हम काफी टाइम से पहुंचाना चाह रहे हैं लेकिन पहुंची नहीं रही, मतलब पता नहीं क्या दिक्कत है ना। हाँ तो हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं। हाँ जी आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं और एक बहुत शानदार टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। दोनों में से आपकी श्रद्धा है, जो आपका मन करे दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। क्या नाम लिखना है? शील्डिंग इफेक्ट या फिर कह दो स्क्रीनिंग इफेक्ट, दोनों में से जो भी आपका मन करे वो आप लिख सकते हो। यस यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक नहीं है, सॉरी आसान टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जो काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, आगे मैं आपको रेडियस पढ़ाऊंगा, आगे मैं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाऊंगा, आगे मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगा, हर जगह मैं नाम लूंगा शील्डिंग इफेक्ट। तो ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो सब लोगों का ध्यान इधर स्क्रीन पे होना चाहिए भाई लोगों। अबे ठीक है, अब श्रद्धा को छोड़ो, हाँ हाँ हाँ, श्रद्धा छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ इधर। देखो बेटा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको ईमानदारी से समझने की कोशिश करना सारे लोग। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि मान लो यह है न्यूक्लियस, ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये वाला है फर्स्ट शेल, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये वाला है सेकंड शेल, और मान लो ये वाला है थर्ड शेल, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने ऐसे शेल बना दिए, है ना, है ना, है ना, बोलो बेटा। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है, अब सारे लोग इधर देखो यार, अब स्पैम मत करो, है ना, इसको समझो अच्छे से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जो फर्स्ट शेल है मान लो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस। हम लोगों ने ऐसे भी सीखा है कि जो सेकंड शेल होता है बेटा, उसमें सर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस। तो 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7, कोई ये कह देगा सर 7 ही हो गए, हाँ ये लो 8 हो गए।
ठीक है ना। अच्छा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल है, ये वाला कौन सा शेल है बेटा, दिस इज योर आउटर मोस्ट शेल। सर ये लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा देखो, इससे पहले एक चीज और समझो, इससे पहले एक चीज और समझो, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और आपका जो एक एलिमेंट है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है ये वाला। ये वाला क्या है बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितनी तरह के फोर्सेस काम कर रहे होंगे, बताओ। देखें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पे कितनी तरह के फोर्सेस काम कर रहे होंगे। आप लोग बोलोगे सर इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और यह है न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस जो है उसका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला जो न्यूक्लियस होगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का फोर्स एप्लीकेबल होगा। दो कहां से आए बे, ओ ज्ञानी लोगों, दो कहां से आए बे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन यहां पर जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा है, यह लिखा है मल्टी इलेक्ट्रॉन का। सर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो कुछ कहानी डिफरेंट हो जाती है। वो कहानी क्या डिफरेंट हो जाती है उसको समझिए। आप एक चीज देखिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सर इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कर रहा है, अरे बोलो ना। सो दिस इज योर अट्रैक्टिव फोर्स। ये न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस है बेटा उस पर पॉजिटिव चार्ज है, सारी दुनिया जानती है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सर एक चीज और भी हो रही है सर, लेकिन एक और चीज भी हो रही है। क्या हो रही है सर, ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना सर, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेल भी रहे हैं। ये देखो, ये भी धकेल रहा होगा, ये भी रिपेल कर रहा होगा, ये भी रिपेल कर रहा होगा। मेरी बात बताओ, समझ में आई मेरी बात। तो सर इस इलेक्ट्रॉन पे अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, ये इसको बाहर की तरफ धकेल रहे हैं सर। तो अंदर की तरफ अट्रैक्शन था, मान लेते हैं इन सब का जो रिपल्शन है, बाहर की तरफ जो रिपल्शन है, नेट रिपल्शन मैंने कंसिडर कर लिया कि वो यहां पर आ रहा है। दिस इज योर रिपल्सिव फोर्स। और बेटा जो अंदर की तरफ लग रहा था वो कौन सा था सर, ये वाला था अट्रैक्शन फोर्स। यस, ये वाला था अट्रैक्शन। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का फोर्स काम करता है, और वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं। न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है, और जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर की तरफ रिपेल भी करते हैं, है ना। तो सर ये जो रिपल्शन है इस पे, ये बाहर की तरफ लग रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ रिपल्शन लग रहा है। यस, और अंदर की तरफ अट्रैक्शन लग रहा है, अंदर की तरफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, इस इलेक्ट्रॉन पे जो नेट अट्रैक्शन होगा, इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा या फिर बढ़ेगा? क्या लगता है तुम्हें? यस। अबे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों लगता है? कौन सी क्लास में पढ़े हो बे? अबे कान पे पड़ेगा चाटा जोर से। इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। यस, सेम चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहां पर ऑपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी। तो आप मुझे एक बात बताइए, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर जीरो हो जाएगा। बेटा जीरो नहीं होता। अगर इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो गया ना तो ये एटम से बाहर भाग जाएगा। ये एटम के अंदर प्रेजेंट ही इसलिए है क्योंकि इसके अंदर की तरफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन अब आप सोच के देखो, जो इस पे लगने वाला नेट अट्रैक्शन है वो सर रिपल्शन की वजह से कम हो जाएगा। देखो अट्रैक्शन लग रहा था, मान लो, सुनो, मान लो अट्रैक्शन लग रहा था 10 यूनिट, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा था 10 यूनिट, और रिपल्शन लग रहा है बाहर की तरफ 3 यूनिट। यस, बाहर की तरफ रिपल्शन लग रहा है 3 यूनिट, अंदर की तरफ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है 10 यूनिट। तो जो इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेट अट्रैक्शन होगा,
इस इलेक्ट्रॉन पे बेटा जो नेट अट्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा सर, अंदर की तरफ 10, बाहर की तरफ 3, तो नेट अट्रैक्शन कितना आ गया, 7 आ गया। और ये जो नेट अट्रैक्शन है बेटा ये 10 के कंपैरिजन में कम है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने रिपल्शन लगाया, और इस रिपल्शन की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर गया। ये अट्रैक्शन डिक्रीज, अगर मान लो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एक बार के लिए मान लो अगर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन लगता 10 यूनिट। इन इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से आज अट्रैक्शन कितना लग रहा है, 7 यूनिट। तो इन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज कर दिया। यस, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, सुनना मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इसके बीच में एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं, एक शील्ड का काम कर रहे हैं। स्क्रीन का काम क्या होता है, जैसे मान लो घर में है ना, एक बंदा इधर बैठा है, एक बंदा इधर बैठा है, बीच में कुछ भी नहीं है, आर पार देख सकता है बंदा, उधर कौन बैठा इधर कौन बैठा। मान लो बीच में आपने हल्का सा पर्दा लगा दिया, हल्का सा पर्दा लगा दिया, मोटा नहीं है, एकदम पतला सा, तो आपको उधर दिखेगा तो सही कोई है, शक्ल नहीं दिखेगी साफ। यस, तो हो क्या रहा है, वो जो पर्दा है वो पर्दा कौन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। सर ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले, ये आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक शील्ड का काम कर रहे हैं, स्क्रीन का काम कर रहे हैं। और इस स्क्रीन की वजह से सर इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला रिपल्शन है, इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला अट्रैक्शन है सर वो कम हो गया है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो गया। दिस फिनोमेना इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। बस यही कहानी है, यही कहानी है बेटा, यही कहानी है बेटा। यस 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 यस, क्या आपको समझ में आई क्या बात, क्या ये चीज समझ में आई क्या आपको? कितनी आसान चीज है, अरे बोलना भाई, आसान है कि नहीं है? बहुत इजी है ना, सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है कि नहीं है भाई? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, किससे? न्यूक्लियस से। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं चाह रहे कि इधर इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगे, है ना? तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो लगने वाला अट्रैक्शन है उसका डिक्रीज कर जाना, दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। यस, क्लियर? और बेटा ये शील्डिंग इफेक्ट कब लगेगा? तब लगेगा जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फिर तो शील्डिंग इफेक्ट लगना ही नहीं है, फिर तो कोई रिपल्शन होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होगा। समझ गए ना बात को? तो बस फटाफट से आप मेरे साथ लिख लो इस बात को, है ना? डिक्रीज इन, बेटा आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो, डिक्रीज इन द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, decrease in net force of attraction on outermost electron because of the presence of inner shell electrons is known as शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इसी को क्या बोला जाता है बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हो। नाम से ही पता लग रहा है ना यार, है ना? नाम से ही पता लग रहा है सर। स्क्रीनिंग का मतलब स्क्रीन, बीच में अट्रैक्शन। स्क्रीन क्या करेगी? अट्रैक्शन को कम करने का काम करेगी। देखो कुछ जगह पर ऐसे भी लिखा होता है, कुछ जगह पर ऐसे भी लिखा होता है, इट इज द शील्डिंग ऑफ, है ना? आप दोनों ही लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिखा हो, इट इज द शील्डिंग ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच शील्ड, किसकी वजह से? बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। बस 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 बस, यस। अरे बोलो, समझ में आई बात? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कोई परेशानी है इसमें? हाँ जी, हाँ जी।
बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गई बात? वापस सुन लो, वापस सुन लो क्या बोला मैंने, वापस सुन लो क्या बोला मैंने, कि अगर मान लो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस पे दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन लग रहा है और एक इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स उनको बाहर की तरफ रिपेल भी कर रहे हैं। तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे दो तरह के फोर्सेस है, एक अट्रैक्शन, बाहर की तरफ लगने वाला रिपल्शन। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा रिपल्शन से, तभी वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर घूम पा रहा है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला, इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर गया। किसकी वजह से? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की वजह से लगने वाला नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीज कर जाना, दिस इफेक्ट इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। बोलो बोलो, है ना? आप चाहो तो ये भी पॉइंट लिख सकते हो, ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यस, ताकि आपको भूलना नहीं है ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। एक बार जेईई एडवांस में इस मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया था। यस यस, क्लियर क्लियर, इसको नोट कर लेना बेटा, और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। नोट होते डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। नोट होते ही बेटा डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी बेटा, सब कुछ बनाना है, ये भी बनाना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं बनाओगे ना, अगर आप ये नहीं बनाओगे ना, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, थोड़े टाइम बाद आप भूल जाओगे। सब कुछ बनाना है ना, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगी हर चीज। क्लियर क्लियर, ओके बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज मैं आपको ऑर्डर लिखा देता हूं, एक छोटा सा मैं आपको ऑर्डर लिखाने जा रहा हूं, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा एक चीज और देखो, अच्छा एक चीज और देखो, सुनो, अगर कोई आपसे ये कहे, अगर कोई आपसे ये कहे कि इसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर कोई आपसे ये कहे कि इस चीज का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्या? कि सर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब यह है कि उसकी आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्या कह रहा हूं मैं भाई लोगों, क्या कह रहा हूं मैं? अगर कोई यह कहे कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उसकी आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी ज्यादा है। कोई कहे कि इसका शील्डिंग इफेक्ट कम है, इसका मतलब उसकी आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी कम है। यस यस, बहुत आसान है। तो अब देखो, जो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है, अगर आप एस सबशेल, पी सबशेल और डी सबशेल के लिए शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर देखोगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर आपके सामने लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला ऑर्डर, है ना? यहां पर ये जो डी और एफ सबशेल है, डी और एफ सबशेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रखा गया है, तो बेटा उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है। कैसा होता है? उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही पुअर होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। एस और पी का शील्डिंग इफेक्ट बहुत जबरदस्त होता है ना? मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, अगर आपका अंदर वाला इलेक्ट्रॉन एस और पी में रखा गया है, अगर आपका अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, इनर शेल का इलेक्ट्रॉन एस या फिर पी सबशेल में रखा गया है, तो उसकी आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी भयंकर होगी, भयंकर। और अगर मान लो आपका इनर शेल का इलेक्ट्रॉन डी या फिर एफ सबशेल में प्रेजेंट है, तो उसकी आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। बोलेगा भाई मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, मैं पचड़े में नहीं पड़ रहा इसमें, है ना, मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करूंगा, मैं बहुत कम करूंगा। किसकी पुअर होगी? डी और एफ की। अगर इनर शेल का इलेक्ट्रॉन डी और एफ वाला है, डी या फिर एफ सब शेल वाला है, तो उसकी आउटर शेल को इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी कम होगी। और अगर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, एस या फिर पी है, तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा। हां, अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ, सर ऐसा क्यों हुआ? सुनो मेरी बात मेरे भाइयों, सुनो मेरी बात। मान लो ये न्यूक्लियस है, यस न्यूक्लियस है ना, तो बेटा एक बात बताओ, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन होता है?
न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन होता है? एसपीडीएफ में से सबसे नजदीक कौन होता है? जल्दी बताओ। हाँ भाई, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन होता है? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन होता है? बोलना पड़ेगा भाई, एस सबसे नजदीक होता है ना, तो एस सबसे नजदीक है न्यूक्लियस के, क्योंकि एस सबशेल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। एस सबशेल की साइज भी छोटी होती है कंपैरेटिवली, छोटी साइज न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास नहीं आने देगा। ये एस सबशेल न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है, इसी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन को इसके रिपेल करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ये आउटर इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के पास आने नहीं देता। बहुत भयंकर पॉजिटिव है ये, है ना। होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, है ना। जैसे मान लो होता है ना, ऐसे कोई बंदा ऐसे होता है जो किसी को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, कोई उससे बात करने भी जाता है ना, ओ भाई क्या कर रहा है, मैं हूं ना यहाँ। ऐसे देखे होंगे तुमने बहुत सारे लोग, तुम में से भी बहुत सारे लोग होंगे, है ना। क्योंकि भैया आजकल कंपटीशन का जमाना है बहुत भयंकर, ऐसे खुले में छोड़ दोगे किसी को तो कोई और ले जाएगा। यस, तो इसके जो आसपास वाले एंटरप्रेन्टर हैं, इस न्यूक्लियस के आसपास वाले जो लोग हैं, ये आउटर वालों को नजदीक नहीं आने देंगे। बोले भैया अभी तो हम ही बैठे हैं यहाँ, तुम कहां से आ रहे हो भाई, तुम्हारा नंबर कब लगेगा, तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा इधर, है ना, हम लोग बैठे हैं इधर तो। यस, तो बेटा यही रीजन होता है, जो न्यूक्लियस के जितना पास होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस बहुत कम चाहता है न्यूक्लियस पे, है ना। एक तो ये लॉजिक, और दूसरा लॉजिक ये हो गया बेटा, जो एस सबशेल होता है उसकी साइज छोटी होती है, पी सबशेल जो होता है डंबल शेप होता है, आपका जो डी सबशेल होता है आप लोगों ने पढ़ा था कि सर ये डबल डंबल शेप रखता है ना, ये साइज बड़ी होती जाती है, डिफ्यूज्ड होते जाते हैं। एफ ऑर्बिटल भी, एफ सबशेल भी बहुत बड़ी साइज हो जाती है ना, साइज बहुत बड़ी है, डिफ्यूज बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब बहुत बिखरी हुई सी है। दैट्स वाई इनकी टेंडेंसी आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की बहुत कम होती है। यहां पर छोटी साइज होती है, स्मॉल साइज होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी एक जगह पर सेंटर्ड है। दैट्स वाई आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी ज्यादा करता है ना। ठीक है, तो आप ये वाला ऑर्डर याद रखें, बस ये वाला ऑर्डर याद रखें। एस और पी सबशेल का, अगर आपका इनर शेल का इलेक्ट्रॉन एस और पी का है तो उसकी आउटर शेल को रिपेल करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, और अगर मान लो आपका इनर शेल का इलेक्ट्रॉन डी या फिर एफ वाला है तो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएगा। देखो भैया, सिंपल सी कहानी ये है, सिंपल सी बात ये है, ज्यादा पॉजिटिव बनने का कोई फायदा नहीं है ना। आप लोगों को स्पेस देना सीखो, जो आपका है वो आपके पास रहेगा, जो आपका नहीं है आप चाहे उस पर कितनी ही पाबंदियां लगा के रखो वो भाग जाएगा, है ना। तो जीवन में ये चीज करके देखो, जो है ना, जिसको बोलते हो ना वो कि सर मतलब अपने दिल से आवाज आई है ना, तो दिल से आवाज आएगी ना, वो कहीं नहीं जाएगा। यस, समझे? अच्छा, नोट कर लिया, नोट कर लिया तो हमें आगे बढ़ना चाहिए अब। यस यस यस, आगे चलना चाहिए बेटा, आगे चलना चाहिए, आगे चलें। यस यस, हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। अभी क्या होता है ना, वो जो तुम्हारे बड़े भाई बहन है ना, वो जो लक्ष्य वाले लोग हैं, उनको मैं कोई भी ऐसी बात बोलता हूं ना, कोई भी ऐसी बात कहता हूं ना, तो इतने में लिख देते हैं, अच्छा सर, मतलब एक्सपीरियंस है सर को बहुत, सर ने ये चीज एक्सपीरियंस कर रखी है। वो हर बात पे यही बोलते हैं। तुम लोगों से ये बात सुनाई नहीं दी मुझे, इसलिए मैंने लिख दिया खुद से ही, है ना। आओ 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 सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z इफेक्टिव, है ना। Z इफेक्टिव होता क्या है, होता क्या है, देखो बहुत आसान चीज होती है ना, बहुत आसान चीज होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है बेटा, Z इफेक्टिव से हम लोग दिखाते हैं इसको, Z इफेक्टिव बोला जाता है, EFF लिखा मैंने, इफेक्टिव, Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experienced by, net force of attraction experienced by the outermost electron,
experienced by the outermost electron is known as effective nuclear charge, is known as effective nuclear charge। बहुत आसान चीज है बेटा, बहुत ही आसान चीज है, इसी को हम लोग Z इफेक्टिव कहते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। यस यस यस, क्या लिखा है अभी देखो ना यार भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें सिखाया था कि ये वाला है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ लग रहा है एक अट्रैक्शन, अरे बोलो, और अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड था वो था 10, बाहर की तरफ लग रहा है कौन, रिपल्शन, और भैया जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है वो है 3, है ना। तो जो नेट अट्रैक्शन होता था इस इलेक्ट्रॉन पे, जो नेट अट्रैक्शन होता था, नेट अट्रैक्शन कैसे आता था, नेट अट्रैक्शन कैसे आता था, वो आता था सर अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन। अरे बोलियो ना भाई, अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन, यही तो होगा सर। नेट अट्रैक्शन आता था 10 माइनस 3 7, तो ये जो नेट अट्रैक्शन है 7 बेटा, इसी को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मेरी बात समझ में आई क्या? यस यस यस, बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा भाई। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो था उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, अच्छा ये तो हो गया 10 माइनस 3 7 तो हो गया बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और कोई मुझे ये बता सकता है क्या, कोई मुझे ये बता सकता है क्या, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो 10 है, इसको क्या बोलोगे? कोई मुझे ये बता सकता है क्या, ये जो 10 है उसको क्या बोला जाएगा? दादा जल्दी बोलो भाई लोगों, ये जो 10 है इसको क्या बोला जाए, कोई बता सकता है? कंफ्यूज आना नहीं है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार? इतनी बढ़िया ढंग से, मतलब एक एक छोटी से छोटी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे से, फिर कैसे मतलब कंफ्यूज हो सकते हो? हाँ, ये जो 10 है, इस 10 का भी एक नाम है, इस 10 का भी एक नाम है, इस 10 का भी एक नाम है। यस, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये जो 10 है इसको बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोला जाता है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज। अट्रैक्शन जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज, उस अट्रैक्शन में से माइनस कर दो रिपल्शन को तो बन जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे बोलो भैया, समझे क्या? यस सर, समझ में आ गई सर, समझ में आ गई सर। ये जो 10 है, जो पहले अट्रैक्शन लग रहा था वो सर न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज में से रिपल्शन माइनस कर दो तो बन जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान है, समझ में आ गया। यस यस यस। अच्छा अब तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ तुम, क्या बेटा इस पे जो अट्रैक्शन लग रहा है, इस पे ये वाला जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन किसकी वजह से लग रहा है? दादा 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 इधर देख, इस पे, इस इलेक्ट्रॉन पे ये जो अट्रैक्शन लग रहा है, इस अट्रैक्शन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसकी वजह से लग रहा है ये अट्रैक्शन? ए भाई जल्दी बोलना है यार, ये अट्रैक्शन किसकी वजह से लग रहा है? अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस में कौन है? सर न्यूक्लियस में है प्रोटॉन। सर प्रोटॉन कितने हैं? सर प्रोटॉन है जितना इसका एटॉमिक नंबर है, O3। प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, पढ़ा है तुम लोगों ने? है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आए हो भाई। एटॉमिक नंबर को मैं Z से दिखा रहा हूं। अरे भैया इस पे पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है? पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से। और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? जितने सर एटॉमिक नंबर होता है। तो सर इस इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला अट्रैक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर एटॉमिक नंबर बोल दो या प्रोटॉन बोल दो, कौन है? वो प्रोटॉन है सर, वो Z प्रोटॉन्स हैं। अट्रैक्शन Z प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा है। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 10 होता तो न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन होते, इस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लगता वो 10 प्रोटॉन की वजह से होता। मैं कहता जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, मतलब उस न्यूक्लियस के पास उतने ज्यादा
प्रोटॉन, और वो आउटर इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए तुम्हें। सीधी सी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और Z होता है एटॉमिक नंबर, और ये जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। यह आपको समझना पड़ेगा। न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो हमेशा जब भी मुझे न्यूक्लियर चार्ज लिखना होगा मैं क्या लिखूंगा? Z लिखूंगा। अब न्यूट्रॉन तो भाई वो होता है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन पे चार्ज थोड़ी ना होता है, वो कोई अट्रैक्शन नहीं करता भाई, उसकी वजह से कोई अट्रैक्शन नहीं होता है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज होता है बेटा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, और न्यूक्लियर चार्ज को हमेशा लिखा जाएगा Z से। मेरी बात समझ में आ गई? तो Z बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्या ये बात सही है? बोलो बोलो। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको Z इफेक्टिव से लिख रहा हूं, वो किसके बराबर होगा बेटा? वो बराबर होगा न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम लोग Z से दिखाएंगे माइनस, सर माइनस होगा सर रिपल्शन। माइनस क्या करोगे? रिपल्शन। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला रिपल्शन होता है उसको दिखाया जाता है सिग्मा से। उसको किससे दिखाया जाता है? सिग्मा से। तो यहां से आज के बाद एक फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। और बेटा ये जो सिग्मा होता है, जो रिपल्शन का वैल्यू होता है, ये वाला सिग्मा, इस सिग्मा को बोला जाता है शील्डिंग कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होता है। इसकी जो वैल्यू होती है ना बेटा, शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा। अब सिग्मा नहीं देखा क्या तुमने कभी? सिग्मा नहीं देखा ऐसे? दादा सिग्मा देखा है ना यार, तुम कैसी बात कर रहे हो, मतलब हद है। यस। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा के इक्वल होगा। बोलो। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई। अब सिग्मा का जो वैल्यू है वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होता है। सिग्मा की कैलकुलेशन हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है बेटा। हाँ तो ठीक है, नहीं ऐसा साइन होता है, ये वाला साइन होता है। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैथ्स में देखोगे इसको, है ना? मैथ्स में देखो, कोई बात नहीं देखा तो ये वाला। हाँ सिग्मा रूल नहीं बे। हाँ, अब सिग्मा का जो वैल्यू होता है बेटा वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होता है, हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। जेई में भी हालांकि इस पे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल मैं आपको सिग्मा की कैलकुलेशन करवाऊंगा। और सिग्मा की जो कैलकुलेशन की जाती है वो की जाती है एक रूल से। एक भाई साहब थे जिनका नाम है स्लेटर। एक भाई साहब है जिन्होंने दिया था स्लेटर्स रूल, जो आपको बताएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू कितना होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो वो स्लेटर रूल से फाइंड होगा। तो स्लेटर रूल किसके काम आएगा? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ये वैसे तो ना एक जुगाड़ था बस, है ना? एक जुगाड़ दिया था इसने, है ना? हम लोग उसी जुगाड़ को काम में लेते हुए सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। इसी जुगाड़ को काम में लेते हुए बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं? सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, है ना? ये जुगाड़ ही हमारे काम में आने वाला है। क्लियर, है ना? तो अब हमें क्या पढ़ना है? स्लेटर्स रूल पढ़ना है। देखो नाम में ही लिखा है रूल। अरे भैया रूल है, इसका मतलब कुछ पॉइंट्स रहे होंगे। अरे पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, अभी हमारे पास टाइम है, 2-3 मिनट देख लेते हैं एक बार। हाँ
यस यस हाँ हाँ हाँ, देखो बेटा स्लेटर्स रूल जो होता है ना, इसमें इसमें ये फर्स्ट पॉइंट सिखाऊंगा बस। अरे पहला पॉइंट सिखाऊंगा ना भाई, फिर नहीं सिखाएंगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट सीखते हैं, फिर उसके बाद क्लास छोड़ देंगे, ठीक है। अरे पहला पॉइंट सीखेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे क्लास। यस यस यस, ऐसे कर लें। नहीं नहीं, हाँ तो आओ देखें बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपको कोई भी एलिमेंट हो, देखो इसने जो बोला है ना वो ऐसे करना है। अब इसके पीछे कोई लॉजिक मत लगाना, लॉजिक मत लगाना कि सर क्यों करना है। भैया रूल है, इसने बोला ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ऐसे वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो ये हमें मान के चलना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो उसको इस फॉर्म में लिखना है। देखो 1s को अलग लिखना है, 2s 2p को अलग लिखना है, 3s 3p को अलग लिखना है, 3d को अलग लिखना है, 4s 4p को अलग लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आएगा आगे, लेकिन मैं फिर कह देता हूं, जब भी आपको सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, जब भी आपको सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, आपको यह चीज ऐसे लिखनी है। यस आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले 1s को अलग लिखना है, 2s 2p को साथ में लिखना है, 3s 3p को साथ में लिखना है, 3d को साथ में लिखना है, फिर 4s 4p को साथ में लिखना है, ठीक है ना। ये करना है ऐसे, उसने बोला है करना है तो करना है। यस जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके सामने लिख दूं। मैंने कहा भाई क्लोरीन है ना। क्लोरीन का Z कितना होता है सर? 17 होता है ना, 17 होता है। इस 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं हम लोग? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ऐसे लिखते हैं ना भाई, यही तो होता है। 3s2 3p5 यही होता है ना। अब आप क्या करो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? 1s को अलग लिखना, 2s 2p को अलग लिखना और 3s 3p को अलग लिखना। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस हमने 3 अलग अलग ग्रुप बना दिए, हमें अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं, ये काम की चीज है। अरे बोलना भाई। यस यस यस, और देखो और देखो और देखो, और देखो बेटा। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा ऐसे, किसका लिखें सर? Mn का लिख देते हैं सर। Mn होता है 25। यस Mn क्या होता है बेटा? 25 होता है। तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 1s2 सर 2s2 सर 2p6 3s2 सर 3p6 4s2 सर ये होता है 3d5। देख लो 25 हो गए। यस 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 25 हो गए बेटा। अब ये तो है एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? दिस इज योर एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इस लेटर्स भाई साहब ने बोला कि इसको इस तरह से नहीं लिखना, इसको आप इस तरह से लिखो। तो हमने कहा ठीक है 1s को अलग लिख लेते हैं, ये लो लिख दिया। सर 2s और 2p को साथ लिखो, सर लिख दिया। सर 3s 3p को साथ लिखो, ले भाई लिख दिया। 3d को अलग लिखना है, ये ले लिख दे, क्या दिक्कत है? 3s 3p के बाद 3d आना चाहिए। यह है एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्चुअल नहीं है, ये तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है। यस और सबसे लास्ट में आएगा 4s2 इस तरह से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा। ये चीज ठीक है? यस ओके। तो आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए, जिस भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हो, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज द फर्स्ट रूल, यह है फर्स्ट रूल। यस 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 बेटा, इसको नोट कर लो, और अगर नोट कर लिया हो तो डन लिखो फिर। हाँ जी इसको नोट कर लो बेटा, और अगर नोट कर लो तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी यस यस, हो गया पक्का पक्का पक्का। ओ भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं तो सोच रहा था आज, कोई बात नहीं नहीं हो पाया। एक कहीं पे होमवर्क वाली स्लाइड थी अपनी, कहां गई? चलो इसको नीचे डाल देते हैं और इसको होमवर्क वाली स्लाइड बना देते हैं। हाँ यहां पे। तो बेटा देखो 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 क्या देखो,
हाँ जी दादा, तो आपको अब मैं लिख रहा हूं होमवर्क। होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में सबसे पहला काम आपको रिवाइज करना है ना। जो हम लोगों ने पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ठीक, और क्या करना है सर? सर और आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। ठीक है, और जितना हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है ना, उतना आप एनसीईआरटी से पढ़ लो बस। एनसीईआरटी से आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना, है ना, ज्यादा मत पढ़ना। डीपीपी सॉल्व कर लेना और एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उतना पढ़ लेना, क्योंकि उतना ही हम लोगों ने अभी पढ़ा है। यस यस यस, ऑल राइट ऑल राइट। तो जी जनाब, अब आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका। देखो एक चीज और बताऊं आपको, देखो है ना, एक चीज और कि रिवाइज करने का एक और तरीका बताता हूं ना। देखो जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, तो पता है रिवाइज कैसे किया करो। लेट से आपने सेकंड क्लास का रिवाइज करना है, तो उससे पहले फर्स्ट क्लास भी रिवाइज करो, फिर सेकंड क्लास रिवाइज करो। जैसे अगर मान लो आपको थर्ड क्लास का रिवाइज करना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला रिवाइज करो। सर फोर्थ क्लास का रिवाइज करना है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ थ्री फोर्थ ऐसे रिवाइज करो। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा करने से आपका एक ही टॉपिक मल्टीपल टाइम रिवाइज हो जाएगा। अब कोई बोलेगा सर इतना तो टाइम ही नहीं होता। भाई इतना टाइम लगेगा नहीं आपको। जब आप एक ही चीज को 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो ऐसे 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 रिवाइज होने लगता है। यस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ये चीज आप करके देखना, बहुत मजा आएगा आपको। हर चीज तुम्हें एकदम ढंग से समझ में आएगी, है ना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बढ़िया लगेगी, कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ठीक है, क्लियर। और मेरे हिसाब से अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, आपको सब कुछ बढ़िया ढंग से समझ में आ रहा होगा। क्या ऐसा हो रहा है? अब अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है सब बढ़िया ढंग से समझ में आ रहा है ना? यस यस, पक्का, डन, एकदम डन डन। बस ऐसे ही आप रिवाइज करते जाओ, ऐसे रिवाइज करते जाओ, बस काम चल जाएगा अपना। ऑल राइट, चलिए फिर खत्म करेंगे क्लास। यस यस यस, डन डन डन। चलो जी फिर बस क्लास को खत्म करने का टाइम आ चुका है। अगली क्लास में मुलाकात होगी आप सब लोगों से। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम बेटा पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।